स्वागत है आपका। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट की। राज्य में कोरोना के आंकड़े 1000 से कम हो गए हैं। मंगलवार को कोरोना के 981 नए केस आए हैं और 2062 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं, जबकि 24 घंटे में 36 लोगों की कोविड से मौत भी हुई है। राज्य का रिकवरी रेट भी अब बेहतर हुआ है, जो कि 88% तक पहुंच गया है। नए केसों की बात करें तो देहरादून में 279 नए केस आए हैं, हरिद्वार में 117, नैनीताल में 113 केस, ऊधम सिंह नगर में 58 केस, अल्मोड़ा में 137, बागेश्वर में 42, चमोली में 93 नए केस, चंपावत में 13, पौड़ी में 32 और टिहरी में 25 केस मिले हैं, जबकि उत्तरकाशी में 28 और पिथौरागढ़ में 16 और रुद्रप्रयाग में 18 नए केस सामने आए हैं। ब्लैक फंगस की बात करें तो ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस से 4 मरीजों की मौत हो गई। और अब खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में 500 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार हो चुका है। सीएम तीरथ सिंह रावत आज वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं। सुबह 11 बजे कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। डीआरडीओ ने इस अस्थायी कोविड केयर सेंटर को तैयार किया है। आज 11 बजे मुख्यमंत्री इसका वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं। बड़ी राहत, बड़ी खबर। हल्द्वानी में 500 बेड की कोविड केयर सेंटर का आज उद्घाटन होगा, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि डीआरडीओ ने इस अस्थायी कोविड केयर सेंटर को तैयार किया है। हमारे सहयोगी दीपांकर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? पीएल में 500 बेड के कोविड केयर सेंटर को डीआरडीओ ने ही तैयार किया था, लेकिन राहत की खबर एक तरफ अमित ये है कि आंकड़ों में कमी आई है, 1000 से कम केसेस आए हैं, और दूसरी तरफ ये जितने बड़े कोविड केयर सेंटर से चाहिए, क्योंकि टेम्परेरी कोविड केयर सेंटर्स हैं लेकिन बनकर तैयार जरूर हुए। सरकार को इस बात की भी आशंका या डर है कहीं ना कहीं कि अगर तीसरी लहर आती है तो उस वक्त पर ये जो सेटअप तैयार किया गया है ये लोगों की मदद कर पाएगा, वहां पर कोविड पेशेंट्स का इलाज हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए यह है कि डीआरडीओ ने 500 बेड के 2 कोविड केयर सेंटर तैयार किए, गढ़वाल मंडल में भी और कुमाऊं मंडल में भी। पर अमित, आपने जिस तरह देखा कि कल 51 दिन के बाद उत्तराखंड में 1000 से कम केसेस आए, तो सरकार इसे एक बड़ी राहत मान रही है। और जून की जिस तरह शुरुआत हुई है केसेस के कम होने के साथ, तो कल मुख्यमंत्री से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मिले, और अब व्यापारियों की डिमांड है कि धीरे धीरे मार्केट्स को ओपन किया जाए। अमित, इसमें क्या कुछ खासियत रहने वाली है, क्या कुछ बड़ी बातें हैं, क्या खास इंतजामात होंगे कोविड केयर सेंटर में? दीपांकर, उसके बारे में बताइए, और आने वाले समय में इससे कितना फायदा मिलने वाला है? अमित, इसमें 400 बेड जो होंगे वो ऑक्सीजन बेड होंगे, जबकि 100 बेड आईसीयू बेड होंगे। और इनकी जो वहां पर पूरी देख रेख सुशीला तिवारी जो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है उनकी टीम वहां पर करने वाली है, स्पेशल डॉक्टर्स की टीम वहां पर लगाई जाएगी। और खासियत यही है कि टेम्परेरी व्यवस्था है, लेकिन हाँ, जो नंबर है खासतौर पर हल्द्वानी और देहरादून 2 बड़े शहर है उत्तराखंड के। कुमाऊं मंडल का जितना लोड है पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स का भी, वो भी हल्द्वानी पर होता है, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज पर होता है, तो वो लोड वहां पर कम होगा, लोगों को आसानी से वहां पर इलाज मिल पाएगा। लेकिन बात वही है कि जिस तरह नंबर्स कम हुए हैं इस समय कोविड के पेशेंट्स के, तो फिलहाल यहां पर बहुत कोई मरीजों की संख्या देखने को मिलेगी ऐसा नहीं है। लेकिन फ्यूचर, अगर आने वाले दिनों में कोई तीसरी लहर की बात आती है और तीसरी लहर के पेशेंट्स आते हैं, तो वहां पर एक बड़ी हेल्प होगी। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड के लिए एक और बड़ी खबर है। राज्य में 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन 8 जून से पहले ही बड़ी राहत मिल सकती है और कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। सभी बाजारों को नियमित तौर पर खोला जा सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की है और बाजारों को खोलने और ढील देने की मांग की है, और सीएम ने इस पर सहमति भी जता दी है। मदन कौशिक का यह कहना है कि नियमित बाजार खुलने से अनावश्यक भीड़ नहीं होगी, जबकि मार्केट बंद होने से व्यापारियों के सामने आजीविका का संकट भी गहरा गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताई है। यानी कि 8 जून से पहले ही राज्य में कर्फ्यू में बड़ी ढील मिल सकती है। असल में राज्य में कोविड कर्फ्यू 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में व्यापारी वर्ग बेहद नाराज है। हरिद्वार में नाराज व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ ताली, थाली, शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन भी किया और नारेबाजी की। हरिद्वार के लालतारा पुल पर इकट्ठा हुए व्यापारियों ने राज्य सरकार पर व्यापारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है कि सरकार व्यापारियों की सुध नहीं ले रही है। फिलहाल
कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। ऐसे में कर्फ्यू में ढील देकर व्यापारियों को थोड़ी राहत दी जा रही है। लंबे समय से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते हरिद्वार का व्यापारी काफी त्रस्त है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण स्वाभाविक तौर पर आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे में विभिन्न सेक्टर को अब कैसे उबारा जाए, इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए नजर आए, ताकि आर्थिक मंदी से जूझ रहे ऐसे विभिन्न सेक्टर को कुछ मदद पहुंचाई जा सके। कि लॉकडाउन के कारण राजस्व में निश्चित रूप से एक जो गिरावट देखने को मिलती है होती है, लेकिन सरकार इन सब की चिंता करती है और मेरा विश्वास है कि सरकार पूरी शिद्दत के साथ इन सब की चिंता करेगी। मैं खुद भी मुख्यमंत्री से मिलकर और इस प्रकार का उनसे करूंगा बातचीत कि आप सरकार के माध्यम से इन सब सेक्टरों में जो यथासंभव हो वो आप करेंगे। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अब कई लोग वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार के लोगों के लिए एक नई पहल की गई है। एक संस्था के जरिए घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। संस्था के जरिए प्रशासन को 5 गाड़ियां और वॉलंटियर उपलब्ध करवाए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इन गाड़ियों और वॉलंटियर्स की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पा रहे हैं और जो लोग वैक्सीन सेंटर तक नहीं आ पा रहे हैं उन्हें घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है। संस्था ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। नाम बता आपके साथ कौन है? पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने सीनियर सिटीजन के लिए मोबाइल वैन चालू करवा दी है। ये मोबाइल वैन सीनियर सिटीजन तक घर पहुंचकर उनका वैक्सीनेशन करेंगी। सीनियर सिटीजन का रजिस्ट्रेशन भी मोबाइल वैन के माध्यम से ही होगा। मोबाइल वैन शुरू करने से उन लोगों को खासी राहत मिली है जिनका वैक्सीनेशन सेंटर दूर है या फिर वो किन्हीं कारणों से सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। पहले चरण में हेल्थ डिपार्टमेंट ने 2 मोबाइल वैन चालू कर दी हैं। बुजुर्ग लोग हैं, उनकी समस्या को देखते हुए इसमें पिथौरागढ़ शहर में 2 मोबाइल वैनें आज से स्टार्ट करी गई हैं जो बीसा बिजेड़ और भिंड में ब्लॉक में खड़ी रहेंगी। इसके अलावा कल से उनकी नियमित रूटों पर जाया करेंगी ताकि जगह जगह वो खड़ी रहें और हर चौराहे पर, ताकि उनका बुजुर्ग लोग वहां पे आके वैक्सीनेट करा सके। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त है और लगातार वैक्सीन की कमी भी बनी हुई है। इसकी गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके न जाने नेताओं को क्यों लगता है कि इलेक्शन से पहले वैक्सीनेशन का इंजेक्शन सबको लग जाएगा। उत्तराखंड में मई के महीने में अप्रैल की तुलना में 38% कम वैक्सीनेशन हुआ। यानी अप्रैल में जहां करीब 13,38,000 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, वहां मई में करीब 8,30,000 लोगों को वैक्सीन लगी। हैरानी की बात यह है कि हाल तब है जब मई में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई और इस हालात में कोई 3 महीने में तो कोई इलेक्शन से पहले वैक्सीनेशन पूरा होने का दावा कर रहा है। मैं आज एज ए प्रभारी मंत्री के नाते कह रहा हूँ, एज ए मैं मंत्रिमंडल के सदस्य के नाते कह रहा हूँ कि 3 महीने में हम 100% लोगों को 90% लोगों तक जो है क्या वैक्सीनेशन कर देंगे और बहुत तेजी से केंद्र जो है हमको वैक्सीनेशन के लिए जो है डोज दे रहे हैं। दिसंबर तक देखिए 100% वैक्सीन हो जाएगी। 100% ये भारत सरकार ने कहा है। क्या बात कर रहे हैं? 45 से ऊपर वालों के लिए तो पूरी घर घर जाके लगा रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी इलेक्शन से पहले वैक्सीनेशन पूरा करने की बात कह रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि ये काम इलेक्शन से पहले हर हाल में पूरा होना चाहिए। वैक्सीनेशन की बात मैं कहना चाहता हूँ, विश्व गुरु बनने चले। आपने पहले जो वैक्सीन हमारे देश की थी उसको जो है पहले निर्यात करने का काम किया, अब वैक्सीन को आयात करने का काम आप कर रहे हैं। नेताओं को भले ही वैक्सीनेशन का काम आसान लगता हो, लेकिन ऐसा है नहीं। न्यूज 18 हकीकत जानने के लिए जब देहरादून के उस सेंटर पर पहुंचा जहां 18 से 44 साल के अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की थी, तो वहां 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं थी। साफ है कि या तो नेता मौजूदा हालात से मुंह चुरा रहे हैं या फिर उन्हें वैक्सीनेशन से बड़ी चिंता इलेक्शन की है। ऐसे में जो नेता है वो चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों और उनका ये दावा कि वैक्सीनेशन इलेक्शन से पहले पूरा हो जाना चाहिए, ये कहीं चुनावी दावा जैसा लगता है, क्योंकि हकीकत यही है कि वैक्सीन है नहीं, पर नेताओं का इंतजार इलेक्शन का है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। लैंसडाउन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज के सिगड्डी जंगल में हाथी के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। 74 साल के बुजुर्ग जंगल में मवेशियों के लिए चारा पत्ती लेने के लिए गए थे और इस दौरान हाथी ने उन पर हमला बोल दिया।
जिसमें बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले भी हाथी कई लोगों पर हमला कर चुका है। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड में मानसून से पहले की बारिश शुरू हो गई है और अगले कुछ दिन झमाझम बारिश होने वाली है। इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर ऐसा है कि बारिश काफी तेज हो रही है, जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रही है। उत्तराखंड में बारिश का दौर शुरू हो गया है और आगे भी पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी और देहरादून में तेज बारिश दिख सकती है। 5 जून तक राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की बारिश और मध्यम बारिश हो सकती है। प्री मानसून बारिश यूं तो हल्की ही होती है, लेकिन इस बार हो रही तेज बारिश ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। इसमें जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे विशेषकर जो पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी और देहरादून जनपद है, इनमें कहीं कहीं तीव्र बौछार पड़ने की भी संभावना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अरब सागर लगातार तप रहा है और बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आ रही हैं, जो मानसून से पहले तेज बारिश कर रही हैं। अधिक बारिश होने के कारण प्री मानसून सीजन मार्च अप्रैल मई में ये माना जा रहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो है नमीयुक्त हवाएं आ रही हैं और वो पहाड़ों पे आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें प्री मानसून सीजन में ज्यादा मानसून शावर देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की तारीख 20 जून है और उससे पहले मई के आखिर और जून की शुरुआत में हो रही बारिश की वजह से गर्मी से राहत जरूर मिली है। देहरादून से भारती सिकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैदानी इलाकों में इन दिनों लगातार तापमान बढ़ रहा है, लेकिन सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में अब भी भारी बर्फ जमी हुई है। यहाँ अभी हर रोज दोपहर बाद बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरा धाम तो बर्फ में ढका हुआ है और साथ ही साथ हेमकुंड सरोवर में भी बर्फ साफ तौर पर नजर आ रही है। आप भी देख सकते हैं हेमकुंड साहिब के साथ ही आस्था पथ पर भी करीब 4 से 6 फीट तक बर्फ जमा है। मंत्री सतपाल महाराज ने बीते रोज बड़ी घोषणा की थी, लेकिन हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बड़ी घोषणा 24 घंटे में ही हवा हवाई हो गई। यहां तक कि सरकार ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ सतपाल महाराज की कल्पना है और सरकार को इसकी जानकारी तक नहीं है। के लिए कमेटी आज बना दी गई है और जमीन का जो है सर्वेक्षण किया जा रहा है कि कहां पर जमीन उपलब्ध हो पाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके अंदर एयरबस 380 और बोइंग 777 जो उतरे, बड़े जहाज उतरे। 24 घंटे भी नहीं बीते कि सरकार के मंत्री सतपाल महाराज की इस घोषणा को सरकार ने हवा कर दिया, जिसमें सतपाल महाराज ने कहा था कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन तलाशी जाएगी और उसके लिए कमेटी बनाई गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार के मंत्री का इतना बड़ा प्लान सरकार को ही नहीं पता। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि ये सतपाल महाराज की सिर्फ कल्पना है, जिसकी सरकार के लेवल पर कोई चर्चा ही नहीं। ये सतपाल महाराज जी का अपना इनोवेशन है और अगर महाराज जी क्योंकि प्रभारी मंत्री भी हैं इस समय हरिद्वार में कोविड के, तो उन्होंने सुना है कि जिलाधिकारी को निर्देश दिया है ढूंढने के लिए, तो ये महाराज जी की एक परिकल्पना है। उत्तराखंड में बीते 4 साल में एकमात्र जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने की बात हुई, लेकिन फॉरेस्ट के रोड़े से अप्रूवल अब तक नहीं मिला। पंतनगर का क्या होगा अब तक पता नहीं और पिथौरागढ़, गौचर और चिन्याली सौड़ में कुछ नया हुआ नहीं। ऐसे में सतपाल महाराज के प्लान और सरकार के काम पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। ये सारे जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, ये ऐसी हवा में तीर मारते हैं, ऐसे हवा में। अरे भैया, महाराज जॉली ग्रांट जो है हरिद्वार से मुश्किल से बामुश्किल 20 किलोमीटर है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर नहीं भी बनेगा अभी तो कोई आफत नहीं आ रही, लोग जिंदा रहे। सबसे पहले इस बात की चिंता करो। उत्तराखंड कहने को पर्यटन प्रदेश है, बात टूरिस्ट को देश से नहीं विदेश से बुलाने की होती रही है, लेकिन हैरानी ये है कि बीते 4 साल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं और अब हरिद्वार में हवाई जहाज उतारने का प्लान भी हवा हवाई ही साबित होता दिख रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। 80 दिन से धरने पर बैठे मनरेगा कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का भरोसा सरकार ने दिया है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि खुद मुख्यमंत्री ने इस विषय का संज्ञान लिया है और साफ कर दिया है कि मनरेगा कर्मचारी पुराने सिस्टम के तहत ही काम करेंगे, एनजीओ के माध्यम से नहीं। इसलिए कर्मचारी आंदोलन समाप्त कर काम पर लौट आएं।
वहीं इस फैसले से मनरेगा कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन उनका ये कहना है कि सरकार जब तक पुराने सिस्टम से काम करने का आदेश जारी नहीं करती है, धरना समाप्त नहीं होगा। देखिए, कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के अनुसार ये लोग काम करते रहेंगे, इनसे काम दिया जाता रहेगा। मेरा सारे मनरेगा के सभी भाइयों से, साथियों से निवेदन है कि जाकर के अपना काम प्रारंभ करें। सरकार संवेदनशील है। जो व्यवस्था, जो सैलरी बढ़ोतरी का आपने एनजीओ के माध्यम से दी जा रही थी, वो हमें इस व्यवस्था में दीजिए। आपका हम आभारी रहेंगे और हम कल आज ही माननीय मंत्री जी के आदेश अनुसार हड़ताल वहाँ पे कर लेंगे। कोविड महामारी के बीच चंपावत जिले के 100 से ज्यादा संविदा एनएचएम कर्मचारी 2 दिन के लिए होम आइसोलेशन में चले गए हैं। एनएचएम कर्मचारियों के 9 सूत्री मांगों को लेकर होम आइसोलेशन में जाने से जिले भर के सरकारी अस्पतालों में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। अब अस्पतालों के कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों के साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन, कोविड सैंपलिंग के साथ कोविड डेटा सर्विलांस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है और साथ ही अस्पताल में आ रही गर्भवती महिलाओं को रेफर करना पड़ रहा है। एनएचएम कर्मी जो 9 सूत्री मांगों की वजह से जो है सारे आइसोलेशन में चले गए हैं, जिसकी वजह से एनएचएम के सारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हमारा सैंपलिंग प्रभावित हो रही है, उनकी डाटा एंट्री का काम प्रभावित हो रहा है, वैक्सीनेशन का काम प्रभावित हो रहा है, हॉस्पिटल में डिलीवरी का काम प्रभावित हो रहा है। हमें डिलीवरी रेफर करना पड़ रही है क्योंकि वो ड्यूटी पर नहीं आ रही हैं। आइसोलेशन में सारी सिस्टर एनएचएम वाली जो है आइसोलेशन में चली गई हैं। टिहरी में भी 9 सूत्री मांगों को लेकर एनएचएम संविदा कर्मचारी होम आइसोलेशन में हैं और जल्द ही मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर टिहरी के विधायक को अपना ज्ञापन भी सौंपा। हम आज 1 तारीख और 2 तारीख को होम आइसोलेशन में हैं और अगर सरकार अब भी नहीं चेतती है तो इसके आगे हम कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री को, हमने उसको दिया है और उन्होंने ये कहा है कि क्षेत्रीय विधायक के नाते आप अपना अनुशंसा पत्र उसमें लिखेंगे तो निश्चित रूप से जो उनकी मांग है उनको निश्चित रूप से सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी करेंगे। कोरोना कर्फ्यू के कारण उत्तराखंड परिवहन निगम को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले साल भी लॉकडाउन के कारण विभाग को 125 करोड़ का नुकसान हुआ था और इस साल भी कोरोना कर्फ्यू के कारण बसें नहीं चल पा रही हैं, जिससे नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। 1300 से अधिक बसों के बेड़े वाले विभाग में कर्मचारियों को 5 महीने की सैलरी नहीं मिल पाई है। विभाग का कहना है कि उसे करीब 20 करोड़ रुपए प्रति महीने के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी के लिए इनकम चाहिए और इनकम जीरो हो जाने के चलते ये संभव नहीं हो पा रहा है। पिछले कोविड में 125 करोड़ का हमें नुकसान हुआ, तो हमने इन सब चीज़ों को लेकर बाद में फिर एक नोटिस भी दिया। हमने शासन में एक नोटिस भी माननीय सचिव परिवहन और एमडी साहब को अपने नोटिस प्रेषित किया हुआ है, जिसमें 19 जून से हमारा जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर कार्य बहिष्कार का प्रोग्राम है। तो हम चाह रहे हैं कि 6 माह से हमें वेतन नहीं मिला, कम से कम वेतन की कुछ तो सरकार करे हमारे लिए। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो हम 5 महीने की जो सैलरी नहीं दे पाए थे, फिर अभी बीच में ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद में 1 मंथ की सैलरी हम लोगों ने दी है। लेकिन जो लॉकडाउन से पहले की अगर हम बात करें तो 1.6 करोड़ के आसपास का डेली जो हमारी इनकम थी वो बिल्कुल उसमें रिड्यूस हो गई है। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस बार पूरे देश में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके बाद पूरे देश में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में परीक्षा नहीं करवा सकते हैं, छात्रों का जीवन खतरे में नहीं डाल सकते हैं। पीएम ने कहा कि छात्रों की सेहत हमारी प्राथमिकता है, इसलिए परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया। पिछली बार 12वीं की परीक्षा को पहले आगे बढ़ाया गया था, लेकिन रद्द नहीं किया गया था। कोरोना काल में पहली बार 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से इस पर सुझाव मांगे थे और अब आखिरकार 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों और अभिभावकों ने पीएम मोदी को धन्यवाद बोला है। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। बलूनी ने ट्वीट किया है, धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस निर्णय से सभी छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत पहुंची है। भारत सरकार हर कदम पर छात्रों के साथ है।
सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम पर जल्द ही फैसला होगा। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि राज्य बोर्ड की परीक्षा पर मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा और कोरोना के हालात को देखते हुए ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।